जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ टीशानी दोशी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही शानदार लेसन है। इस लेसन का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। पूरा लेसन सुनिएगा, मजा आ जाएगा। वर्ष की शुरुआत में लेखक ने स्वयं एक रशियन रिसर्च वेसल यानी रूसी शोध जहाज अकेदमिक शॉकल्स की उसका नाम है, उस पर अपने आप को पाया। यह जहाज दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क और सबसे अधिक हवा वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। लेखक की यात्रा मद्रास चेन्नई से शुरू हुई थी, जो इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर में स्थित है। उसने एक गर्म क्षेत्र से अपनी यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा के दौरान लेखक ने 9 अलग अलग समय क्षेत्र, 6 जांच बिंदु, 3 बड़े जल के क्षेत्र और कम से कम उतने ही विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों को पार किया। ये सारी चीजें ये बताती है कि अंटार्कटिका पहुंचने के लिए बहुत लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। जब तक लेखक ने वास्तव में अंटार्कटिका की धरती पर अपना पहला कदम रखा, तब तक वह 100 घंटे से अधिक समय तक लगाकर यात्रा कर चुके थे। उसने यात्रा के लिए कार, एरोप्लेन, शिप तीनों साधनों का उपयोग भी किया था। इसलिए जब उसने अंटार्कटिका का विशाल सफेद लैंडस्केप देखा तो उसके मन में सबसे पहली भावना राहत की हुई। वहां उन्होंने दूर तक फैला हुआ ब्लू होराइजन देखा। इतनी लंबी यात्रा के बाद वहां पहुंचकर उन्हें सबसे पहले राहत महसूस हुई। राहत के तुरंत बाद उनके मन में गहरा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। वह उस अद्भुत दृश्य को देखकर बहुत चकित रह गए। उन्होंने अंटार्कटिका के विशाल आकार पर आश्चर्य हुआ। चारों ओर फैली बर्फ की अनंत दुनिया उन्हें हैरान कर रही थी। उनको वहां के एकांत पर भी आश्चर्य हुआ। वहां न कोई शहर था, न भीड़, न सामान्य मानवीय गतिविधियां, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मानव करता है। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें इस बात पर हुआ कि कभी ऐसा समय भी रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही विशाल भूभाग का हिस्सा थे। यह विचार भूगर्भीय इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार करोड़ों वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब इस लेसन का पहला पार्ट शुरू होता है, जो कि है पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इसका इतिहास क्या है वो समझते हैं। लगभग 650 मिलियन वर्ष मतलब 65 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़ा संयुक्त दक्षिणी महाद्वीप था, जिसे गोंडवाना कहा जाता था। यह विशाल सुपर कॉन्टिनेंट वर्तमान में अंटार्कटिका के आसपास ही स्थित था। उस समय परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थी। मनुष्य पृथ्वी पर थे ही नहीं, जलवायु काफी गर्म थी। पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते थे। लगभग 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना सफलतापूर्वक अस्तित्व में रहा। लेकिन जब डायनासोर समाप्त हुए और स्तनधारी जीवों की शुरुआत हुई, तब यह विशाल भूभाग अलग अलग महाद्वीपों और देशों में विभाजित होने लगा। इसी प्रक्रिया ने पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप बनाया, जिसे हम आज जानते हैं। आज अंटार्कटिका की यात्रा करना उस प्राचीन इतिहास का हिस्सा बनने जैसा लगता है। यह हमें समझने का अवसर देता है कि हम कहां से आए हैं और भविष्य में कहां जा सकते हैं। अंटार्कटिका हमें पृथ्वी के वैज्ञानिक इतिहास को समझने में मदद करता है, जैसे कॉर्डिलेरन फॉल्ट्स मतलब पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स मतलब प्राचीन चट्टानें, ओजोन और कार्बन कर्मिक विकास, पूर्ण विनाश। जब हम इनके बारे में सोचते हैं कि लाखों वर्षों में कितने बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, तो यह बात बहुत ज्यादा आश्चर्यपूर्ण लगती है। कल्पना कीजिए, भारत धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ा और एशिया से टकराया, और जैसे ही एशिया से टकराया, इस टक्कर से पृथ्वी की ऊपरी परत मुड़ गई और हिमालय का निर्माण हुआ। इसी प्रकार साउथ अमेरिका धीरे धीरे खिसककर नॉर्थ अमेरिका के निकट आ गया। इससे ड्रेक पैसेज नामक समुद्री मार्ग का निर्माण बना, जिसने एक ठंडी ध्रुव के चारों ओर बहने वाली समुद्री धारा का निर्माण किया। यही धारा अंटार्कटिका को अत्यंत ठंडा, सुनसान और पृथ्वी के सबसे दक्षिणी भाग में बनाए रखती है। लेखक कहता है कि मैं एक साउथ इंडियन हूं जिसे धूप पसंद है। ऐसे व्यक्ति के लिए उस स्थान पर 2 सप्ताह बिताना जहां पृथ्वी की 90% बर्फ जमा है, डराने वाला उसे अनुभव लगता है। अंटार्कटिका ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल सफेद पिंग पोल बॉल हो। वहां कोई पेड़, कोई इमारत, कोई विज्ञापन बोर्ड या मानव सभ्यता का चिन्ह तक दिखाई नहीं देता। वहां पहुंचकर दूरी, गहराई और समय का सामान्य बोध समाप्त हो जाता है। वहां दिखाई देने वाली चीजों का आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा तक है। वहां छोटे छोटे कीट जैसे मिज मतलब मॉस्किटो जैसे जीव, माइट्स मतलब इंसेक्ट जो जीव होते हैं, छोटे छोटे पतंगे जैसे भी है, और दूसरी ओर विशाल ब्लू व्हेल मछलियां तक वहां पर देखने को मिलती है। तथा देशों जितने बड़े बड़े आइसबर्ग है, बर्फ के पहाड़ है। अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा आइसबर्ग बेल्जियम देश के बराबर था। वहां अंटार्कटिका की गर्मियों में 24 घंटे तक सूर्य दिखाई देता है। यह अनुभव बहुत अजीब लगता है। चारों ओर एक ऐसी शांति होती है जो हर जगह मौजूद रहती है। यह शांति केवल कभी कभी टूटती हुई बर्फ की चट्टानों की आवाजों से भंग होती है। यह दृश्य उस स्थान को पवित्र बनाता है। अंटार्कटिका का अनुभव इतना गहरा होता है कि आप स्वयं को पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में देखने लगते हैं। लेखक अंत में चेतावनी देता है कि भविष्य के बारे में जो संकेत मिलते हैं वे मनुष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। इसका अर्थ है कि यदि पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती रही तो मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरे की बात होगी।
अब इस लेसन का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम है ह्यूमन इंपैक्ट, मानव का प्रभाव। आइए सर देखते हैं मानव का प्रभाव क्या पड़ा, मानव कहां से कब आया। मानव सभ्यता केवल 12,000 वर्षों से अस्तित्व में है। पृथ्वी के करोड़ों वर्षों के इतिहास की तुलना में यह समय बहुत ही कम है। लेखक कहता है कि भूवैज्ञानिक घड़ी पर यह केवल कुछ सेकंड के समान है। इतने कम समय में ही इस मानव ने, इस मनुष्यों ने पृथ्वी पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। हमने गांव, कस्बे, शहर, महानगर बनाकर प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। मानव जनसंख्या की तेज वृद्धि के कारण अब हमें अन्य जीव जंतुओं के साथ सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जीवाश्म ईंधनों के लगातार और अनियंत्रित उपयोग ने पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत बना दी है। यह परत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी के औसत तापमान को लगातार बढ़ा रही है। आज के समय में क्लाइमेट चेंज सबसे अधिक चर्चा और विवाद का विषय है। क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी? क्या गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा बाधित हो जाएगी? क्या इससे दुनिया का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा? शायद हां और शायद नहीं भी। लेखक निश्चित रूप से उत्तर नहीं दे पाते हैं। जो भी हो, अंटार्कटिका इस बहस का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल इसलिए नहीं कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कभी स्थायी मानव आबादी नहीं रही, इसी कारण यह स्थान आज भी अपेक्षाकृत फ्रेश एंड क्लीन बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अंटार्कटिका की बर्फ की परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड अभी भी सुरक्षित है। ये रिकॉर्ड बर्फ में फंसे हुए हैं। यदि हमें पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना है तो अंटार्कटिका सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा। अब इस लेसन का अगला पार्ट शुरू होता है, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आइए सर समझते हैं क्या होता है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में। लेखक जिस स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम के साथ काम कर रही थी उसका उद्देश्य भी यही है। यह कार्यक्रम हाई स्कूल के विद्यार्थियों को दुनिया के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाता है और उन्हें प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर प्रदान करता है जिससे वे पृथ्वी के प्रति नई समझ और सम्मान विकसित कर सके। यह कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से चल रहा है। इस प्रोग्राम का नेतृत्व कनाडा के जियोफ ग्रीन कर रहे हैं। वे पहले अमीर, प्रसिद्ध और केवल रोमांच खोजने वाले लोगों को यात्रा पर ले जाते थे, लेकिन वे इस काम से थक गए हैं। ऐसे लोग समाज को बहुत कम योगदान दे सकते थे। अब वे भविष्य के नीति निर्माताओं को जीवन बदल देने वाला अनुभव प्रदान करते हैं, ऐसी उम्र में जब विद्यार्थी सीखने, समझने और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। यह कार्यक्रम इसलिए सफल है क्योंकि साउथ पोल के आसपास जाकर कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। घर बैठे ध्रुवीय बर्फ के पिघलने की समस्या को नजरअंदाज करना आसान है जब हम अपने आरामदायक स्थानों पर बैठे होते हैं, लेकिन जब आप अपनी आंखों से ग्लेशियरों को पीछे हटते हुए और बर्फ की विशाल चट्टानों को टूटते हुए देखते हैं, तब आपको महसूस होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा वास्तव में सच है। अंटार्कटिका का इकोसिस्टम बहुत सरल है, वहां बायोडायवर्सिटी भी कम है, इसलिए यह अध्ययन करने का सबसे अच्छा स्थान है कि पर्यावरण में छोटे छोटे बदलाव भी कितने बड़े परिणाम को ला सकते हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को देखिए, इन्हें समुद्र की घास कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्लैंक्टन, इनको समुद्र की घास कहा जाता है। यह पूरे सदर्न ओशन की फूड चेन को पोषण प्रदान करती है। ये एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन को एसिमिलेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जैविक, यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं ओजोन परत में और अधिक कमी फाइटोप्लैंक्टन को प्रभावित करेगी और इसका प्रभाव समुद्री जीवों तथा पक्षियों पर भी पड़ेगा। साथ ही वैश्विक कार्बन चक्र भी प्रभावित होगा। फाइटोप्लैंक्टन की इस कहानी में जीवन के लिए एक गहरा रूपक छिपा हुआ है। यदि हम छोटी चीजों का ध्यान रखें तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। यही इस अध्याय का महत्वपूर्ण संदेश है। अब इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वॉक ऑन द ओशन, ओशन पे चलना, समुद्र पे चलना। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका की यात्रा के दौरान उसे कई गहरे अनुभव हुए, लेकिन सबसे अद्भुत अनुभव अंटार्कटिका सर्कल से थोड़ा पहले 65.55 डिग्री साउथ पर हुआ, जहां शोकल्स की, जो उनकी नाव है, बर्फ के एक विशाल सफेद क्षेत्र में फंस गई थी। यह बर्फ पेनिसुला प्रायद्वीप और टेडपोल आइलैंड के बीच में थी। यह बर्फ जहाज को आगे बढ़ने से रोक रही थी, इसलिए यात्रा आगे जारी रखना संभव नहीं था। कप्तान ने निर्णय लिया कि अब जहाज को वापस मोड़कर उत्तर दिशा की ओर ले जाएंगे, लेकिन वापस जाने से पहले सभी यात्रियों को जहाज से नीचे उतरने और समुद्र पर चलने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार सभी 52 लोग विशेष कपड़ों और उपकरणों से सुसज्जित होकर तैयार थे। उन्होंने गोर-टेक्स के ठंड से बचने वाले कपड़े, चमक से बचाने वाले चश्मे पहने हुए थे। वे सभी ऐसी सफेद बर्फ पर चल रहे थे जो चारों ओर अनंत तक फैली हुई प्रतीत होती थी। उनके पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर मोटी बर्फ थी और उस बर्फ के नीचे 180 मीटर गहरा समुद्री खारा पानी था। यह सोचकर लेखिका आश्चर्यचकित थी कि वह वास्तव में समुद्र के ऊपर चल रही थी। चारों ओर कार्बीटर सील्स दिखाई दे रहे थे। वे बर्फ के तैरते हुए टुकड़ों पर आराम कर रहे थे। वे बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे कोई आवारा कुत्ता बरगद की पेड़ की छाया में आराम करता है। यह एक सुंदर कंपैरिजन है जो हमारी लेखिका ने हमको बताया है। यह अनुभव किसी रहस्य उद्घाटन से कम नहीं था। लेखक को महसूस
महसूस हुआ कि इस संसार में हर चीज कितनी सुंदर और कितनी प्यारी होती है और किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यही इस अध्याय का मुख्य विचार है। इतनी लंबी यात्रा के बाद 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और कई इको स्पेस पार करने के बाद लेखिका इसी विचार में खोई हुई थी। वह पृथ्वी पर मौजूद संतुलन की सुंदरता के बारे में सोच रही थी। प्रकृति का हर भाग दूसरे भाग से किसी ना किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। लेखिका सोचती है यदि अंटार्कटिका फिर से गर्म स्थान बन जाए जैसा वह करोड़ों वर्ष पहले था तो क्या होगा? क्या हम उस परिवर्तन को देखने के लिए जीवित रहेंगे या फिर हम भी डायनासोर, मेमोथ और वॉली राइनोसोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे? कौन निश्चित रूप से यह बता सकता है? अर्थात भविष्य अनिश्चित है। लेकिन 2 सप्ताह ऐसे टीनएजर्स के साथ बिताने के बाद जिनके अंदर दुनिया को बचाने का आदर्शवाद अभी भी मौजूद है, लेखक आशावादी हो जाती है। लेखिका कहती है 1 मिलियन वर्षों में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन कभी कभी केवल एक दिन भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अर्थात यदि लोग आज से ही पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करना शुरू करें तो भविष्य बदल सकता है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन को आप बार-बार पढ़िएगा और ये लेसन बहुत जल्दी से मैंने कंप्लीट कर दिया। लाइन टू लाइन है, पूरा इंग्लिश से हिंदी बनाया हुआ है। तो कैसा लगा ये लेसन जरूर से कमेंट करके बताइएगा। 2-4 बार पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। पूरा 12th क्लास का सिलेबस इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।